सामान की सूची से नहीं खरीदा जाएगा। रक्षा उपक्रमों द्वारा 2800 से ज्यादा ऐसे उपकरणों की सूची जारी की जा चुकी है जिनका देश में ही निर्माण किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 83 LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण हेतु अनुबंध किए गए हैं। सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 डिफेंस PSUs का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स को तेजी से बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि हमारी सेनाओं की जरूरत का सामान भारत में विकसित हो तथा भारत में ही निर्मित हो। माननीय सदस्यगण, तेजी से उभरते वैश्विक परिवेश में भारत ने अपने राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाते हुए अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अगस्त 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की और इस दौरान कई अभूतपूर्व निर्णय लिए गए। भारत की अध्यक्षता में ही सुरक्षा परिषद ने पहली बार समुद्री सुरक्षा के विषय पर अपने एजेंडा आइटम के अंतर्गत समग्र रूप से विचार विमर्श किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस विषय पर पहली बार एक प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट को सर्वसम्मति से अडॉप्ट भी किया। हमने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अस्थिरता और नाजुक हालात को भी देखा है। भारत ने इन परिस्थितियों में मानवता को सर्वोपरि रखते हुए ऑपरेशन देवी शक्ति को संचालित किया। हमने अनेक चुनौतियों के बावजूद हमारे कई नागरिकों और कई अफगान हिंदू सिख अल्पसंख्यकों को काबुल से सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया। हम उन कठिन हालात के बीच से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के 2 स्वरूपों को भी सुरक्षित भारत लेकर आए। मानवता की दृष्टि से भारत अफगानिस्तान में मेडिकल सप्लाई और अनाज पहुंचाने में भी मदद कर रहा है। माननीय सदस्यगण, वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के सामने बड़ी चुनौती है। भारत इस विषय पर एक जिम्मेदार वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। COP26 शिखर सम्मेलन में मेरी सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन से घटा देगा। भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी रखा है। भारत ने विश्व समुदाय को साथ लेकर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल भी की है। यह ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बन रहा है। पर्यावरण को लेकर हमारे बड़े लक्ष्य और साहसिक संकल्प प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भारत की प्राचीन विरासत को संरक्षित, समृद्ध और सशक्त करना अपना दायित्व समझती है। यह गौरव की बात है कि धौलावीरा की हड़प्पा साइट और तेलंगाना स्थित 13वीं शताब्दी के काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्रयागराज कुंभ मेले के बाद यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कोलकाता की प्रतिष्ठित दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया। सरकार की यह भी प्राथमिकता रही है कि भारत की अमूल्य धरोहरों को देश में वापस लाया जाए। 100 वर्ष पूर्व भारत से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को वापस लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया। दुनिया के अलग अलग देशों से ऐसी ही कई ऐतिहासिक धरोहरें आज भारत में वापस लाई जा रही हैं। हम सब जानते हैं कि विरासत और पर्यटन का एक दूसरे से गहरा नाता है। इसीलिए आज एक और भारत की आध्यात्मिक विरासत को फिर से जीवंत किया जा रहा है, तो साथ ही तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो रहा है। मेरी सरकार की स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजनाएं इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। गोवा के 60वें मुक्ति दिवस के अवसर पर फोर्ट अगुआडा जेल परिसर में स्मारक का जीर्णोद्धार करके उसका उद्घाटन किया गया है। यह गोवा मुक्ति संग्राम के सेनानियों के
अविस्मरणीय संघर्षों का स्मारक है। माननीय सदस्यगण, आजादी के अमृत काल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे संकल्प के आधार पर आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। जो राज्य और क्षेत्र उपेक्षित छूट गए थे, आज देश उनके लिए विशेष प्रयास कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में विकास के नए युग का आरंभ इसका एक बड़ा उदाहरण है। मेरी सरकार ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की है। पिछले वर्ष काजीगुंड वनिहाल सुरंग को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर से शारजाह तक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस समय वहां 7 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 2 एम्स का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से एक एम्स जम्मू में और एक कश्मीर में है। IIT जम्मू और IIM जम्मू का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। लद्दाख की इस विकास यात्रा में एक और उपलब्धि सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जुड़ रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार पूर्वोत्तर के सभी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन राज्यों में हर स्तर पर बुनियादी और आर्थिक अवसरों का विकास किया जा रहा है। रेल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का सपना पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अब साकार हो रहा है। यह देश के लिए गर्व का विषय है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां मेरी सरकार के प्रयास से अब रेलवे के नक्शे पर आ रही हैं। ईटानगर के होलोंगी में एक नए एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में एक नया और आधुनिक टर्मिनल खोला गया है। पूर्वोत्तर का यह विकास भारत की विकास यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। कुछ दिन पहले ही 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना के 50 साल पूरे हुए हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने के साथ इन राज्यों की यात्रा भी हमें विकास के नए संकल्पों के लिए प्रेरित कर रही है। पूर्वोत्तर में शांति स्थापना के लिए मेरी सरकार के प्रयासों को ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। अभी कुछ महीने पहले ही कार्बी आंगलोंग के दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, असम की राज्य सरकार एवं कार्बी समूह के बीच समझौता हुआ है। इससे इस क्षेत्र में शांति और खुशहाली का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से आज देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 126 से घटकर 70 रह गई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार नागरिकों की जरूरतों के प्रति सरकारी विभागों को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कृत संकल्प है। बकाया मामलों में निपटान हेतु तथा स्वच्छता के लिए भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सिविल सर्वेंट्स की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की स्थापना की है। मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स के करियर में भी सहायक होगा और राष्ट्र निर्माण की नई जिम्मेदारियों के लिए उन्हें तैयार भी करेगा। न्याय प्राप्ति को सरल और सुगम बनाने के लिए भी देश में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। टेली लॉ प्रोग्राम के माध्यम से मुकदमों से पहले सलाह देने के लिए एक प्लेटफॉर्म का गठन किया गया है। विवादों के निपटारे में गति लाने के लिए मेरी सरकार ने राज्यसभा में मध्यस्थता विधेयक 2021 पेश किया है। माननीय सदस्यगण, आज देश की उपलब्धियां और सफलताएं देश के सामर्थ्य और संभावनाओं के समान ही असीम हैं। ये उपलब्धियां किसी एक संस्था या प्रतिष्ठान की नहीं हैं, बल्कि देश के कोटि कोटि नागरिकों की हैं। इनमें करोड़ों देशवासियों का श्रम और पसीना लगा है। ये सभी उपलब्धियां हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की लंबी यात्रा में एक तरह से मील का पत्थर है और आगे बढ़ने के लिए हमारी प्रेरणाएं भी हैं। वर्ष 2047 में
देश अपनी आज़ादी की शताब्दी पूरी करेगा। उस समय के भव्य, आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अंततः इसके लाभकारी परिणाम निकले। इसमें हम सबकी भागीदारी है और समान भागीदारी है। कोरोना काल में आप सभी सांसदों ने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और सभी सावधानियों का पालन करते हुए दोनों सदन संचालित हुए, मैं उसके लिए आप सभी की सराहना करता हूं। आप सभी सांसदगण करोड़ों देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं के सारथी हैं। इसी भावना के साथ हमें आगे भी काम करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अपने महान भारतवर्ष को गौरव के शिखर तक लेकर जाएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Honorable President Sri Ramnath Kovind ji, Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Speaker Sri Om Birla ji, Honorable Members, Namaste. I wish to read a few paragraphs from the English version of the President's address to both the House of Parliament assembled together today, and the rest may be considered as read. Honorable members, we are in the third year of the pandemic caused by the coronavirus. In these years, people of India have displayed profound faith in the democratic values, discipline, and sense of responsibility. At a time when India is celebrating the Amrita Mahotsav on the occasion of 75th year of its independence, this willpower of every Indian creates immense confidence for India's bright future. With this confidence, I extend my greetings to every Indian from this historic Central Hall of the Parliament. Addressing both the House of Parliament assembled together today, I salute lakhs of freedom fighters who gave highest priority to their duties and secured the rights of India. I also salute all the great personalities for their contribution in the development journey of our country in these 75 years of independence. In this period of Amrita Mahotsav, special events related to great personalities of the country are also inspiring us. My government is celebrating the sacred occasion of the 400th Prakash Parva of Guru Tej Bahadur Ji, the 150th birth anniversary also of Aravind Ji, or the 150th anniversary of V.O. Chidambaram Pillai, and the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose with grandeur. From this year onwards, the government has started the Republic Day celebrations from January 23rd, the birth anniversary of Sri Netaji Subhash Chandra Bose. My government believes that remembering the past and learning from it are equally important for a secure future of the country. Observance of Veer Bal Divas on the 26th December in the memory of sacrifice of Sahibjadas and Vibhajan Vishaka Smriti Divas on 14th August is a reflection of this thinking. The government also have decided to celebrate the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda on 15th November as Janajatiya Gaurava Divas. As a tribute to him, honorable members, Azadi Ka Amrita Mahotsav is a sacred occasion for all the Indians to give concrete shape to the resolutions for the next 25 years. My government is moving fast on building a strong foundation for the next 25 years, following the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Viswas, or Sabka Prayas. The most important resolution related to this foundation is this creation of India, which includes all benefits of all, which is strong and self-reliant.
The challenging period of Corona has inspired us to achieve our goals of the fastest possible pace. Honorable members, the COVID pandemic affected the entire world, and in India too, many of our loved ones were snatched away from us. In these circumstances, the central government, the state governments, the local governments and the administration, our doctors, nurses and health workers, our scientists and entrepreneurs have worked as a team. This mutual trust, coordination and cooperation between the government and the citizens is an unprecedented example of the strength of our democracy. For this, I appreciate every health and frontline worker and every citizen. Honorable members, several countries have experienced scarcity of food grains and faced starvation during the Corona crisis. But my sensitive government ensured that nobody remained hungry during the worst pandemic in 100 years. My government is providing free ration to each poor household every month under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. This is the world's largest food distribution program with an outlay of rupees 2,60,000 crores, reaching out to 80 crore beneficiaries for 19 months. Being fully sensitive to the present circumstances, the government has extended this scheme till March 2022. More than 2 crore Pakka houses have been provided to the poor under the Pradhan Mantri Awas Yojana as a result of the efforts made in the last few years. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana, Gramin, 1 crore 17 lakh houses have been approved at a cost of about rupees 1.5 lakh crores in the last 3 years. Launched with the aim of Har Ghar Jal, the Jal Jeevan mission has brought about a huge difference in the lives of the people. Nearly 6 crore rural households have been provided a tap water connection despite the constraints imposed by the pandemic. It has been a huge benefit for the women, sisters and daughters in our villages. My government is working continuously to empower farmers and the rural economy of the country. Despite the pandemic, our farmers produced more than 30 crore tons of food grains and 33 crore tons of horticulture produce in 2021. The government made record procurement to match the record production. The government procured 433 lakh metric tons of wheat during the Rabi season, benefiting about 50 lakh farmers. A record quantity of about 900 lakh metric tons of paddy was procured during the Kharif season, benefiting 1 crore 30 lakh farmers. Honorable members, the great Saint Tiruvalluvar has said, Karka Kasadu Ara, Karpavai Katrapin, Nirka Atarkutaga. That is what a person has learned, is reflected in his conduct. My government is implementing a new national educational policy across the country to give shape to the resolve and potential of Atmanirbhar Bharat. Local languages, Indian language, are also being promoted through the national education policy. Emphasis is being laid on conducting important entrance examinations for undergraduate courses in Indian languages as well. This year, 19 engineering colleges in 10 states will start teaching in 6 Indian languages. Honorable members, we have all witnessed the potential of India's youth power during the Tokyo Olympics. In its best performance ever in this international competition, India won 7 medals. In the Tokyo Paralympics, 2 Indian para-athletes set a record of winning 19 medals. In order to improve India's performance in the Olympics and sports, the central government along with the state government is setting up hundreds of Khelo India centers in the country. The government has also established centers for disability sports in Gwalior with modern facilities to provide training to Divyang youth in para sports. Honorable members, due to consistent endeavor of my government, India has again emerged as one of the fastest growing economies in the world. GST collection has consistently remained above rupees 1 lakh crore during the last several months.
inflow of $48 billion in the first 7 months of the current financial year. It is a testimony to the belief the global investor community has in India's growth story. Our goods exports stood at $300 billion, or more than rupees 22 lakh crores. Honorable members, India has strengthened its standing in rapidly evolving global environment through improvement in diplomatic relations. India chaired the United Nations Security Council in August 2021 and took several path-breaking decisions under the presidency of India. For the first time, the Security Council held a comprehensive debate on the issue of maritime security. The Security Council, for the first time, adopted a presidential statement on this subject and did so unanimously. Honorable members, climate change is a major challenge confronting the whole world at present. India has emerged as a responsible global voice on the subject. At the COP26 summit, my government has announced that by 2030, India will reduce its carbon emission by 1 billion tons. India has also committed to a target of becoming net zero emission economy by 2070. The government have also taken the initiative of Green Grid Initiative, one sun, one world, one grid with the global community. It is the first international network of global interconnected solar power grids. Our ambitions and resolve towards environment are a testimony to our sensitivity towards nature. Honorable members, today in the Amrita call of independence, our resolve of Ek Bharat Shrestha Bharat is enabling us to write a new chapter of development. On this basis of democratic values, today the country is making special efforts for the states and regions hitherto left neglected. Honorable members, today the country's achievements and success are limitless, and the country's potential and possibilities. The achievements are not of one of institution or establishment. These are the collective achievements of more than 1 billion citizens of our country. These are the fruits of the labor and sweat of billion-plus people. These achievements are milestones in the long journey to achieve our ambitious goals and our motivation towards forward. In the year 2047, India will be celebrating its centenary of independence. We have to work hard for building a grand, modern and developed India of that time. We have to ensure that our hard work leads to fruitful results in the end. We all have to take an equal stake in this journey too. I appreciate the manner in which all the members of Parliament have discharged their responsibilities, and the two houses have functioned with all precautions during this challenging time of Corona. You are the drivers of hope and aspirations of crores of people. It will be in the same spirit that we have to keep working in future. I have belief that together we will take our great Bharatavarsha to the pinnacle of its glory. In the same spirit, I once again congratulate all of you. My profuse thanks to all of you. Jai Hind.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई है और फिलहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के केंद्रीय कक्ष से बाहर आते हुए उनके साथ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के केंद्रीय कक्ष में अभिभाषण के बाद परिसर में बाहर प्रस्थान करते हुए